हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हिंदी व्याकरण का हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रस। यह जो टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी से लेकर के यूपी पीएससी के अतिरिक्त बीएड, पेट, टेट, नेट जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण का यह टॉपिक जुड़ा हुआ है, निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में हम लोग 3-4 पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि रस की परिभाषा क्या होती है। दूसरा जो हमारा सेगमेंट है कि विभिन्न विद्वानों की राय में रस के कितने प्रकारों की चर्चा की गई है। तीसरा टॉपिक है हमारा रस के तत्व कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रही है बात, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके क्वेश्चन आस्क करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रस का यह जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है। तो सुनने में बड़ा अच्छा सा लगता है रस। आपने देखा होगा दोस्तों को अक्सर बातें करते हुए कि इसकी बातों में बड़ा रस है। रस का जो सीधा सा भावार्थ है, जो आप अपने समझने के लिए डिस्कस करते हैं, वह है आनंद। यानी कि किसी की बात को सुन करके, समझ करके थोड़ा एक अंदर से खुशी मिलती है, यानी इंटरनल हैप्पीनेस। जनरली हमने क्या कहा कि जनरली एक इंटरनल हैप्पीनेस क्रिएट होता है रस। रस का मतलब जॉय। क्या हुआ? जॉय, खुशी, आनंद। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ आनंद ही नहीं होता है। जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो यहाँ पे कई अन्य पहलू भी हैं जो रस का हिस्सा है, जैसे चिंता, जैसे दुख, जैसे घृणा। ये सब भी हमारे रस की ही तत्व हैं। तो क्या बताया? परिभाषा। यानी कि अगर हिंदी व्याकरणाचार्यों की बात करें तो रस को उन्होंने परिभाषित करते हुए लिखा है कि इसका शाब्दिक अर्थ है निचोड़, किसी चीज़ का क्रक्स निकाल लेना। जो अंतिम तौर पर बाय प्रोडक्ट बनता है वही है रस। यानी कि अब परिभाषा में हम आए इस सीरीज़ में तो कभी भी आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो सीधे सीधे प्रश्न हो जाते हैं। तो रस का मतलब परिभाषा क्या हुआ कि काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम रस कहते हैं। अब हमने कहा कि काव्य को पढ़कर या सुनकर, तो काव्य ऐसा नहीं कि सिर्फ आनंद से ही भरी हुई कविताएं होती हैं। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो जिसे इलेजी के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि शोक। दूसरा, किसी की बातों को सुनकर के घृणा उत्पन्न हो जाना, किसी की बातों को सुनकर के जोश से भर जाना, एक्साइटमेंट, यानी कि वीरता की बात आए। ये सब हमारे भावों को प्रदर्शित करता है, हमारे इंटरनल मोड एंड मैनर को यह फ्लैक्स आउट करता है। इसलिए यहाँ पे रस का क्या हुआ कि काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम रस कहते हैं। बहरहाल, इससे हमारा बहुत लेना देना नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं कि रस को विभिन्न विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है। स्टूडेंट्स, ये रस यूँ मान के चलिए ना कि काव्य की आत्मा है। ये आत्मा यानी कि सोल ऑफ द पोएम्स। आइए हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने क्या राय दिया। तो एक बहुत ही बड़े विद्वान गुजरे हैं, भरत मुनि। इन्होंने रस को 9 प्रकार में बांटा है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रस के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो वो है 9 रस। इसी तरीके से एक अन्य भी विद्वान है जो हिंदी कविता में अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा, सूरदास। इन्होंने रस की परिभाषा को बता दिया 10, साथ ही साथ एक और जोड़ दिया इसमें। तो अभी तक 9 रस की चर्चा भरत मुनि ने किया। इनकी पुस्तक है भरतनाट्यम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि भरतनाट्यम की पुस्तक किसकी लिखी हुई है, तो वो है भरत मुनि की। तो चर्चा तो 9 का किया उन्होंने, लेकिन
बताया सिर्फ 8 ही रसों को लेकर। अब यहाँ आते सूरदास, इन्होंने 2 रस और बढ़ा दिए, यानी कि 9 के बाद 10 और 11। एक तो इन्होंने वात्सल्य रस बता दिया और 10वां 11वां रस बताया भक्ति। भक्ति भी इनके विचार, इनके मत में, इनके विचार में एक रस का प्रकार है। तो हमने देख लिया कि भरत मुनि के अनुसार 9 रस, सूरदास के अनुसार 11 रस। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है रस के तत्व। ये जो काव्य की आत्मा बताई जा रही है, तो आखिर इस आत्मा को सजोने वाले, आत्मा को परिभाषित करने वाले, आत्मा को दर्शाने वाले वो कौन कौन से तत्व हैं? तो रस के कितने तत्व हैं? 4 तत्व। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। यानी कि रस का अस्थाई भाव किसे कहते हैं? परिभाषा। दूसरा विभाव की परिभाषा क्या होगी? तीसरा अनुभाव की परिभाषा और लास्ट संचारी भाव। प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि रस के अंतर्गत आने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कितना है? 4 तत्व। कौन कौन से हैं? अस्थाई भाव। अच्छा, अब हम समझते हैं कि ये अस्थाई भाव का मतलब क्या है। तो नाम से ये स्पष्ट है ना कि कोई ऐसा परमानेंट सेंटिमेंट की बात कर रहा है। परमानेंट सेंटिमेंट यानी कि ये भाव ऐसे हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में पहले से ही प्रकृति ने इंस्टॉल कर रखा है। क्या कर रखा है? जैसे आपके मोबाइल है, वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए ना, प्री इंस्टॉल। इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। एकदम यही भाव अस्थाई भावों के साथ भी है कि यह वे भाव हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में पहले से ही बैठा दिए गए हैं। इनकी संख्या अगर हम देखें तो कुल 9 है। याद रखना दोस्तों कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? 9। दूसरी बात हम देखते हैं, विभाव की तरफ आते हैं। तो विभाव क्या होता है कि अस्थाई भाव को जगाने वाले, ये जो 9 अस्थाई भाव हैं, इनको जागृत करने वाले भाव को ही हम विभाव कहते हैं। तो स्टूडेंट, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर आप ये जानना चाह रहे हैं कि वो 9 भाव कौन से हैं जो अस्थाई तौर पे हमारे मन मस्तिष्क में ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। तो यहाँ भी हमने लिखा था आनंद, श्रृंगार, विभत्स, ये कुछ प्रमुख हैं। हास्य, ये ऐसे भाव हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में पहले से ही इंस्टॉल्ड है। तो इनको ये जगाने का काम करते हैं। तो जगाने के लिए कहीं ना कहीं आलंबन होना चाहिए। आलंबन का मतलब कोई आधार हो। आखिर आप कैसे जगोगे? आप पिक्चर देखते हो तो क्यों हंसते हो? बताइए कमेंट्स करके, आप क्यों हंसते हो? या किसी की बातों पर आप क्यों गुस्सा हो जाते हो? क्योंकि उस गतिविधि को संचालित करने के लिए कोई ना कोई विभाव आ जाता है, और ये विभाव टिका होता है आलंबन पे और उद्दीपन पे। आलंबन क्या है? आधार है। जिस चीज़ के कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम आलंबन कहते हैं। जैसे आलंबन अक्सर जो हिंदी काव्य है वह नायक नायिका का उदाहरण देता है। नायक नायिका, नायक और नायिका। तो नायक आलंबन है, नायिका ने देखा है, तो देखने के लिए जो भी मन में भाव उत्पन्न हो जाए, चाहे हंसी के हो, घृणा के हो, आनंद के हो, श्रृंगार के हो, जो भी करुणा के हो, दया के हो, वत्सलता के हो, बहुत सारे भाव अभी हमने बताया यहाँ पे, तो उसे ही हम आलंबन कहते हैं। उद्दीपन आलंबन का आधार होता है, यानी कि जो भाव उत्पन्न हो गए उसको और कैसे प्रेरित कर सकते हैं, इंस्पायर है। उद्दीपन क्या करता है? भावों को प्रेरित करने का कार्य करता है। मेरा ख्याल है आप समझ पा रहे हैं कि ये जो उद्दीपन है इसको प्रेरित करने का काम करता है। जैसे आप दाल खा रहे हो और उसको फ्राई कर दीजिए, मुझे लगता है कि उसका जो टेस्ट है वो इंस्पायर्ड हो जाएगा। बस यही काम ये भी है। अब नायक है, नायिका है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी गार्डन में मिलते हैं। चलिए भैया बाग मान लिए,
तो बाग में जितने भी पेड़ पौधे तालाब हैं वह यहाँ पे उद्दीपन का काम करेंगे, यानी कि उनके श्रृंगार में या उनके आनंद में या उनके हंसी खुशी की बात है, उसको वह तत्व, वह उद्दीपन निश्चित तौर पे बढ़ा देगा। इसे ही हम उद्दीपन कहते हैं। चलिए आइए तीसरे की तरफ, अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव वे भाव होते हैं जिसकी वजह से व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं के रूप में हमारे सामने आता है। यानी कि अनुभाव दो तरीके का होता है, एक तो कायिक और दूसरा सात्विक। कायिक क्या होता है? हमारी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को देख करके जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम अनुभाव कहते हैं। जैसे अगर आप मेरा नाम जोकर मूवी देखिए, तो मेरा नाम जोकर मूवी में जो जोकर का रोल किया है, आप देखते ही हंसी आ जाएगी। या आपने सर्कस देखा होगा, सर्कस में भी जाके आप देखेंगे तो देखते ही जो वहाँ के आर्टिस्ट हैं, कैरेक्टर्स हैं, एक अजीब तरीके का माहौल बनता है। तो यही है कायिक, यानी कि किसी की काया, किसी के शरीर को देख करके जब हमारे जो इंटरनल भाव हैं वह प्रेरित होने लगें, जागृत होने लगें, तो उसे ही हम कायिक अनुभाव कहते हैं। दूसरा सात्विक क्या होता है? सात्विक अपने आप उत्पन्न होने वाली हरकतें। ये क्या होता है? स्वतः स्वतः उत्पन्न होने वाली हरकतें। ये ऐसी हरकतें हैं जिनको जैसे ही माहौल मिलता है तुरंत जागृत हो जाती हैं। आप कमरे में बैठे हों, अचानक से कोई सांप निकल आए, कन्फर्म है आप कांपने लगेंगे, थरथराने लगेंगे, हिलने डुलने लगेंगे। या आप कहीं बैठे हुए हों, एक आदमी आए और बहुत ही मतलब जोकर टाइप की शक्ल बना ले, या बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप का शक्ल बना ले, काजल पोत ले, ये पोत ले, वो पोत ले, देखते ही हंसी आ जाए, तो ये क्या है? स्वतः भाव है। यानी कांपना, थरथराना, मुस्कुराना, डर जाना, वो सब सात्विक भाव है। और लास्ट भाव है इसका संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं? संचरण करना। बहुत अच्छे से समझिए, संचरण क्या होता है? किसी चीज़ का विस्तार। तो संचरण ये ऐसे भाव हैं जो मन में थोड़े समय के लिए ही आते हैं और अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। संचारी भावों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 33 तरह के भाव होते हैं। यानी गम, खुशी, घृणा, किसी से जलन, ईर्ष्या, डाह, ये सारी हमारे मन के भाव हैं, इंटरनल भाव हैं, जो 33 प्रकार के होते हैं। तो ये हो गया संचारी भाव। स्टूडेंट, ये तो हमने रस के तत्व बताए। अब यहाँ से रस के कौन कौन से प्रकार हैं, शब्दालंकार, शब्द से जो उत्पन्न होता है, भाव से जो उत्पन्न होता है, वह हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। आई होप कि यू हैव ऑल द lecture successfully understood. Okay, thanks, have a nice day.